हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव एंड फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। सो आज हम देखेंगे इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है और कैसे वो वर्क करती है। तो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें दो चीज़ें होती है, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में कोलाइड करके, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इससे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट हो रहे हैं आपस में, अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है मॉलिक्यूल्स का तो इंटरेक्शन भी ज़्यादा बढ़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। सो ये ऐसा है जैसे कि रिएक्टेंट ए है, कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं और जब ये कोलाइड करते हैं तो कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और हमको पता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं कोलाइड करते हैं, लेकिन सारे कोलिजन जो होते हैं प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसके लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर उससे कम होती है तो फिर उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बट जनरली हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो कोलिजन है उसमें फ़िलहाल प्रोडक्ट अगर बन रहा है, अभी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की बात कह रहे हैं। सो प्रोडक्ट अगर बनता है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे दो हमारे पास रूम है जिसमें एक प्रोडक्ट का रूम है और एक रिएक्टेंट का रूम है और एक प्रोडक्ट का रूम है। तो ये मान सकते हैं कि जो रिएक्टेंट वाला रूम है उसमें पहले 100 लोग हैं और फिर क्या हो रहा है कि उसमें से प्रोडक्ट वाले साइड लोग जा रहे हैं। तो अगर वो बहुत कितनी स्पीड से जा रहे हैं, यानी कि अब जब कोई रूम है, इस रूम से इस रूम में लोग जा रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाले में, तो यहाँ पहले 100 लोग हैं। अब ये 100 लोग प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं तो क्या ये 100 ही रहेंगे रिएक्टेंट, तो ये डिक्रीज हो जाएंगे और प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये डिक्रीमेंट जो है, कितना पर सेकेंड में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीमेंट हो रहा है, इनका कंसंट्रेशन कितना घट रहा है, या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पर सेकेंड में कितना बढ़ रहा है, वो दोनों इक्वली होंगे। इसी को ही कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल का रेट कितना घट रहा है, पर सेकेंड में कितने कंसंट्रेशन उसका घट रहा है, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है पर सेकेंड में, इसको हम कहते हैं। So now we will derive the equation for first order reaction and rate constant for first order reaction. So by the formula rate of reaction, so we find that rate equals minus dA upon dt. Let the reaction is A equals product. रिएक्टेंट A है और P प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रही है दैट इज माइनस डी अपॉन डी टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट, एंड by the law of mass action we can say the rate of reaction is वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल में लिख दिया है। सो k कांस्टेंट लगा देंगे एंड इज a कंसंट्रेशन, और इसकी पावर फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर क्या है 1 आ जाएगी। वैसे भी यहाँ रिएक्टेंट सिंगल है सो पावर 1 हो जाएगी। सो दिस इज बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रेट, सो वी कैन इक्वेट दिस। इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू अगर इक्वल रख दी जाए, सो वी फाइंड के ए इक्वल्स माइनस डी ए अपॉन डी टी। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो वी फाइंड के डी टी, और ये ए को अपन में ले आए और डी टी को ऊपर ले आए, सो वी फाइंड माइनस डी ए अपॉन ए। नाउ डी टी यहाँ पर दिया है डी ए, तो डी वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग वी फाइंड के डी टी इक्वल्स माइनस डी ए अपॉन ए। अब यहाँ पर इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो हम इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करें, उसके बाद हम लिमिट को सेपरेट रखें, या फिर हम इसी में ही लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसी में लिमिट को अप्लाई कर दें तो हम टाइम का लिमिट क्या लिखें। जब हमने कहा कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो जब इनिशियल फर्स्ट केस में जब रिएक्टेंट पूरा कंप्लीट है और अभी प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना हुआ है, स्टार्ट हो रही है रिएक्शन,
अगर हम स्टार्टिंग के केस की बात करें, अगर फर्स्ट केस की बात करें, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीट है और प्रोडक्ट अभी कुछ भी नहीं बना हुआ है। सो ऐसे केस को हम, स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लेट एट, जब टाइम शुरू नहीं हुआ है, एट t इक्वल्स 0। हमारे लिए हमने टाइम को अभी स्टार्ट नहीं किया है। सो इफ़ t इक्वल 0, सो उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या लिख लेते हैं, ए नॉट। दैट कंसंट्रेशन जो है उसको हम लिख लेते हैं ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि मैक्सिमम होता है। तो ये हमने लिमिट लिखनी है। और जब t जो है, t है मतलब जब टाइम t हो गया तो उस टाइम पर कंसंट्रेशन को हमको क्या लिखना है, ए ही लिखना है। इस टाइम पर ए विल बी ए। टाइम t पर कंसंट्रेशन अभी का जो फाइनल वाला जो कंसंट्रेशन है वो ये है, और इनिशियल कंसंट्रेशन ये है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ के हिसाब से लिमिट लिखें, कैसे लिमिट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ कि t इक्वल्स 0, इनिशियल टाइम 0 से टाइम t तक चला गया है, तो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन मैक्सिमम था, इट इज़ ए नॉट, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है दैट इज़ ए। इस तरीके से हम लिमिट भी लिख सकते हैं। और इसका एक दूसरा तरीका होता है, आप इसको सॉल्व कर लें और उसके बाद वैल्यूज़ रख के इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकाल के उससे भी आप कर सकते हैं। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इट बिकम के कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल्स माइनस डी ए अपॉन ए। वैसे मैथ्स में हम इसको लॉग ए लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसको हम एल एन नेचुरल लॉग के टर्म्स में लिखते हैं, ई बेस वाला। सो ए, अब यहाँ पर हम लिमिट रखनी है। लिमिट इसको इंटीग्रेट कर दिया है, इसको भी इंटीग्रेशन नहीं किया है वैसे, ए नॉट और ये है ए। सो इट बिकम के डी टी, के टी। लिमिट क्या आएगी इसकी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो हम इसको लिखेंगे 0 से t। इसको हम रिपीट कर देते हैं। अगर लिमिट रखें तो लिमिट भी रख सकते हैं। लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट, इसकी जगह एक बार ये लिखना है तो यही आ गया। चलो इसको हम एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, और माइनस लोअर लिमिट, इसकी जगह एक बार ये रखना है। सो इट बिकम लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर हो जाएगा के, अपर लिमिट के टी हो गया, और माइनस 0 को हम छोड़ देते हैं, टी की जगह 0 रखना है। सो इट बिकम 0 इक्वल्स माइनस एल एन। अब अगर मैं ये माइनस को हटा दूँ, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो एक प्लस हो जाएगा, एंड इट विल बी, ये एक्सचेंज हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए हो जाएगा। ये है। अगर जैसे हमारे पास x माइनस वाई है, अगर इसमें से हम x माइनस को कॉमन ले लें तो इट विल बिकम y माइनस एक्स, एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और फिर हम उसको उल्टा लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया है, और ये बदल गए हैं, एक्सचेंज हो गए बस। और ये हमारा आंसर लगभग आ गया है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो नेचुरल लॉग होता है ln, ये 2 नेचुरल लॉग जो ln होता है वो 2.303 लॉग के बराबर होता है, 10 log 10 के बेसिस पर उसके इक्वल होता है। सो वी कैन राइट लॉग इन द टर्म्स ऑफ log 10, log base 10, we can write k equals 2.303 upon t log a naught माइनस ए। ये पूरा लॉग के अंदर है, ये पूरा टर्म। तो अब लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस बी इक्वल्स होता है, ए माइनस बी इक्वल्स क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, ये अपॉन में आ जाता है। वी कैन राइट के इक्वल्स 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, where a naught is the initial concentration and A is the final concentration. This is the formula of rate constant for, this is the complete formula for rate constant